देना चाहता हूँ इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है उस प्रक्रिया के आगे बढ़ाने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू कश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर भूटान के उदाहरण के तौर पर किसी तरह का समझौता करें। अगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है? नहीं रोकता। गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने यह कहा कि वह विधेयक लाया जा रहा है बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ। अगर कोई भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहता है तो मैं समझ सकता हूँ। कोई अगर चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसमें खतरा डालती है। यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हमने संयुक्त प्रवर समिति में कहा था कि इंटीग्रिटी के आगे एंटी टेररिज्म इंटीग्रिटी जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी चुनौतियाँ की गई हैं, खाली कानून बनाने से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर कानून में आप ऐसे अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? यह विधेयक खाली सेक्शन और सेक्शन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया करता। देश के में भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपना सर उठा रहे हैं। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास है कि देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दुहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह संकटों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए। फिर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट करें। श्रीमान, देश की सीमाओं के भीतर अपने विचारों के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं उनके प्रति सरकार की अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई है। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई देश के किसी भाग को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा, कोई भारत से अलग होने की बात करेगा तो उस पर कानून को आपत्ति होगी, और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरों को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं कि वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि को किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे समझौते, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसमें भूमि देनी पड़ती है वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे? लेकिन यह हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता, अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए।
मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो गैर कानूनी जा सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई दल ऐसा काम करे, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़ा होकर यह कहे कि जो 1/3 भाग हमारे कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए, तो क्या यह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा? मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह अवसर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। हम 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को देकर उससे अपना दावा छोड़कर समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यह विधेयक सरकार के हाथ बांधता है? श्रीमान, यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में। अब देश का मनोविज्ञान बदल गया है और देश इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाए बिना संकट काल की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा। क्या इस देश के सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं? मैं उन्हें वचनबद्ध का दोषी ठहराता हूं। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक प्रारंभ हुई, पहले ही दिन आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति देश के केवल कुछ भागों तक सीमित रहेगी। कुछ सोच समझकर उन्होंने घोषणा की थी। आज वह जिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं वे संकट नए नहीं हैं। वे संकट उस समय भी थे। हाँ, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है कि वह समझते हैं कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विरोधी दल उनको अनुग्रहित करने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह जरूरी है कि हम समझौते की मदद करें? आपको हम समझना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के लिए अधिकार चाहते हैं और किस बात के लिए नहीं। क्या भारत सरकार विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो रही है? क्या हम 1962 में की गई उस पावन प्रतिज्ञा को कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक इंच भूमि आक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त नहीं करा लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं? यदि सरकार उस भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम बढ़ाए तो वह संकट काल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार है। यदि सरकार 1/3 जम्मू कश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहती, देश के प्रति किए गए संकल्पों पर पानी फेरना चाहती है और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है नया आक्रमण होने वाला है। क्या वह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? वे कौन से क्षेत्र हैं यह भी स्पष्ट करें। श्रीमान, हम अपने नागरिकों को अनंत काल तक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। यदि देश पर कोई आक्रमण होगा तो देश पुनः संकट काल की स्थिति घोषित कर सकता है। संविधान ने उसे अधिकार दिया है और उसे देश का स्वेच्छा से सहयोग मिलेगा। अगर कुछ तत्व उस मार्ग में बाधक बनेंगे तो हम उनको साथ नहीं देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन आज हमें राष्ट्र की सुरक्षा को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिलाना होगा। गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संकट काल की स्थिति रहेगी, मूलभूत अधिकारों का स्थगन होगा और शेष भारत में पूरी छूट होगी। अध्यक्ष महोदय, संकट काल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने और शेष भारत को संकट काल की स्थिति से निकलने के हम लोग मूलभूत रूप से विरोधी हैं। वह संकट कैसा है जो देश के एक भूभाग पर है
लेकिन दूसरे भाग पर उसकी अनुभूति नहीं है। वह संकट कैसा है जो संपूर्ण भाग देश पर नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर का संकट शेष भारत का संकट नहीं है? क्या असम पर चीन का प्रहार सारे देश की सार्वभौमिकता पर, देश की अखंडता पर प्रहार नहीं है? यदि हम एक राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्वास करते हैं तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कंधे से कंधा लगाकर खड़ा करना चाहते हैं तो संकट काल को कुछ क्षेत्रों में सीमित रखने की कल्पना भ्रामक है। यह कभी घातक सिद्ध हो सकती है, इसका त्याग करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है। गृह मंत्री महोदय, शायद संकट काल की स्थिति को अब जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, नेफा और बंगाल तक सीमित रखना चाहते होंगे का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा अभी तक बताया नहीं। कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर वह क्षेत्र वही है जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं, तो क्या यह सच नहीं है कि इन राज्यों की सरकारों के पास किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले से पर्याप्त अधिकार हैं? क्या जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं है? इस सरकार के पास नेफा और नागालैंड के लिए यह सरकार पहले से विशेषाधिकार ले चुकी है, उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है।